बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालांकि जवाबी कार्रवाई के तौर पर भारत लगातार उसका जवाब देता रहा है, लेकिन लगता है कि पाकिस्तान को एक बार फिर से सख्त संदेश देने की जरूरत है। ताहिर नईम मलिक पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कर्नल त्यागी के पास में चलूंगा। त्यागी साहब, क्या इसे पाकिस्तान की बौखलाहट कहें या फिर यह कहें कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ संकेत गया है, उससे पाकिस्तान घबरा रहा है और अपनी पुरानी हरकतों पर वो फिर से आमदा हो गया है। देखिए मनोज जी, हम ये मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की मुलाकात में रेडिकल इस्लाम से मिलकर लड़ने का वादा किया गया, F-35 देने का वादा किया गया, पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री एड खत्म कर दी गई, और ये सब, और ये भी कि डॉक्टर पॉल कपूर को, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जिन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और बॉम्ब के ऊपर एक किताब भी लिखी है, उन्हें सेंट्रल और साउथ एशिया का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते रहे हैं। ये सब बात मान लेते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान बौखला गया है। सर, हम इस नैरेटिव को स्वीकार नहीं करते। मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान बौखला गया है, तो क्या उसकी वजह से हमारे 2 लोग मारे जाएं 8 फरवरी को, 2 9 फरवरी को, 3 8 फरवरी को, हम नंबर ही गिनते रहे? क्या इसमें, और अगर ये पहली बार हुआ होता तो हम मान लेते, लेकिन ये कहना कि ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है, पाकिस्तान बौखला गया है, ये सुनते सुनते कान पक चुके हैं। आवश्यकता किस बात की थी? आवश्यकता बहुत पहले कुछ चेंजेस करने की थी। मैं कुछ 2-3 चेंजेस आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कि हम जब कोई इंसिडेंट हो जाती है तब हम सर्च ऑपरेशन करते हैं, उसमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन करते हैं। रिजल्ट कुछ खास निकलता नहीं है, कारण चूंकि यूनिफाइड कमांड नहीं है। जो मिलिट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जो पैरामिलिट्री फोर्स है साहब हम तो होम मिनिस्ट्री में है, और जो पुलिस है वो कहते हैं हम तो JNK के अंदर है। यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल है लड़ाई का कि कमांडर एक होना चाहिए, वो यूनिफाइड कमांड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमले होते रहे, सिपाही मरते रहे, युद्ध हो नहीं रहा, और उसके बाद भी हम कहें कायराना हरकत। मेरे घर में अगर आग लग जाए तो क्या मैं संविधान की धाराओं का विश्लेषण करूंगा? मैं तुरंत जवाब दूंगा। तुरंत जवाब देने के लिए हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, हमारे पास उसके लॉन्च पैड्स के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड सब अवेलेबल है। हम तुरंत एक्शन लें। तुरंत एक्शन अगर लिया जाता है तो फिर दूसरा एक्शन या तो होता नहीं दूसरी दुश्मन की तरफ से, या डिले हो जाता है। और तीसरी बात, जो जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको बदला जाए। इसलिए नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ, इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर उत्तर प्रदेश नहीं है। वहां पे हमारी करीब करीब आधे से ज्यादा फौज तैनात है, और वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो एक फौजी होना चाहिए। एक सिविलियन को तो 24 घंटे भी उस ग्राउंड बंकर में रहने का तजुर्बा नहीं है ऑपरेशनल एरिया में जहां आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि 2-4 ऐसे लोगों को कश्मीर में जो हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं, एक नाम मैं बोलता हूँ, फारूक अब्दुल्ला का। यही वो आदमी है जो ये कहता है कि हिंदुस्तान की फौज और जो पाकिस्तानी आतंकी है उनमें नेक्सस है। यही आदमी है जो बोलता है कि अरे अगर चाइना का राज हमारे यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा है। यही वो आदमी है जो कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, और क्या सबूत चाहिए, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हटा जाए, एक आदमी को जेल में रखा जाए, बाकी लोगों को इबरत हासिल हो जाएगी। लेकिन अब अगर हम पाकिस्तान की पोजीशन में होते तो क्या हम ऐसा नहीं करते? क्या हमें इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है? मैं आपकी लाइन में लाइन नहीं मिला रहा, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अगर एक भी बात मैंने गलत कही हो तो मुझे आप बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब कम से कम आपने ठीक कहा कि घर में अगर आग लग जाए तो आप संविधान की धाराओं का विश्लेषण नहीं कर सकते। ताहिर नईम मलिक पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर मलिक साहब, कट्टरपंथ को लेकर एक बड़ा संकेत
डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत, उनकी बैठक में निकल कर आया है। और इसके लिए अभी तक तो ये था कि कोई भी कुछ भी अपनी बात करता था। उन्होंने एक असिस्टेंट सेक्रेटरी भी नियुक्त कर दिया है साउथ एशिया में, जो अब पूरी रिपोर्ट बनाकर जो वस्तु स्थिति है वो पहुंचाएगा और उसके हिसाब से वो तमाम सारी चीज़ें भी नजर आएंगी। आप मानते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान में बदलाव देखा जाएगा या पाकिस्तान वही करता रहेगा जो अब तक करता रहा है, अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए? पहली बात तो ये कि कर्नल साहब के ख्यालात मैंने सुने हैं और मुझे अंदाजा हुआ है कि इन्हें भारतीय फौज में कर्नल से रिटायर क्यों किया गया, क्योंकि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते तो नहीं, रिटायर नहीं किया गया, वो नियमों के तहत तो स्वयं रिटायर हुए हैं। एक एज होती है ना, एक उम्र के बाद आदमी स्वतः ही रिटायर्ड हो जाता है। तो शुक्र है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने, नहीं तो जल्दी पर तेल डाल के ये जंग करवा देते। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की जबान बोल रहा है, इसको जेल में डालना चाहिए, तो नेहरू ने भी शेख अब्दुल्ला को पर यही इल्जामात लगा के उसे जेल में डाला और आज उसका नतीजा है कि भारतीय फौज जो है गली गली कश्मीर में फिर रही है और कश्मीर का नौजवान, वहाँ इंटरनेट डाउन है, वो आपसे मुतमिन है। तो आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। दूसरी बात ये कि भारत के साथ तो वेस्ट कभी नहीं रहा, अमेरिका साथ नहीं रहा, तो इंडिया आज एक मुल्क है बावकार। इसी तरह आज अगर अमेरिका हमारे साथ नहीं है तो हम एटमी कुव्वत भी बने हैं, हमने सी पैक भी बनाई, हमने कराक्रम हाईवे भी बनाई, हमने और मिसाइल प्रोग्राम भी बनाए। तो भाई हमारा तो भगवान जो है वो अमेरिका नहीं है, दुनिया में और भी ताकतें हैं और अमेरिका के भी मुफाद में है। नहीं ताहिर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आप तरक्की करें, इससे से भारत को कोई आपत्ति नहीं है। आप तरक्की करें, आप आगे बढ़ें, आपकी अर्थव्यवस्था और आगे जाए, आपके यहाँ विकास हो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी भारत को इस बात से है कि भारत की सीमाओं पर जिस तरीके से सुरक्षा बलों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, आईईडी ब्लास्ट किए जा रहे हैं, स्नाइपर गोली मार देते हैं, कम से कम ये तो रुकना चाहिए ना। इसके समर्थक तो आप भी है ना। नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खुद आतंकवादियों को और दहशतगर्दी का शिकार है। बलूचिस्तान में हमारी अफवाज जो हैं वो उसकी कीमत अदा कर रही हैं। वहाँ पे जो लोग मारे जा रहे हैं उसके भी सिरे कहीं और दूसरे मुल्कों में मिलते हैं। और जो इस तरह की वारदात, इसी तरह जिस तरह आपने पूरा एक इंट्रो पढ़ा है, वो स्क्रिप्ट लिखा हुआ इंडिया में पड़ा है, इस तरह हमारे पास भी स्क्रिप्ट है कि पाकिस्तान में इंडिया ने क्या कुछ किया है। लेकिन हमने आगे बढ़ना है या नहीं, ये जो सरहदों पे तनाव है और जो फायरिंग हो जाती है, इसको ऊपर आप इतना टाइम जाया कर रहे हैं इंडिया में। और अभी होली आएगी और इंडिया के कमांडर पाकिस्तान आर्मी की दिवाली पे, होली पे मिठाई खाएंगे और हमें आप ही रमजान के बाद ईद में देंगे। तो ये जो रूटीन में वो अपना असला चेक करने के लिए फायरिंग कर देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात। बिल्कुल, आप तमाम बातों को लेकर जिक्र कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारे कर्नल साहब कह रहे थे कि वक्त आ गया है जंग का, लेकिन मैं आपको बताता हूं वक्त आ गया है ग्राफिक के जरिए आपको समझाने का। पहले मैं एक बार ग्राफिक के जरिए लोगों को बता देता हूं कि जो पाकिस्तान है उसकी एक बार किस तरीके से फजीयत हुई है, इसे समझने की जरूरत है। असल में पाक नागरिकों को दूसरे देशों से लगातार भगाया गया। 12 देशों ने 131 पाकिस्तानियों को निर्वासित किया। अलग अलग अपराधों में ये पकड़े गए हैं, ज़्यादातर नशीली दवाओं से संबंधित अपराध में पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ जो अवैध अप्रवासी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सऊदी अरब ने भी 74 पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ साथ अवैध प्रवेश और नौकरी छोड़ने के बाद अवैध रूप से रह रहे थे बहुत सारे लोग, जिसका मैंने आपको बताया कि 74 लोगों को सऊदी अरब से निकाला गया, पाकिस्तानियों को निकाला गया। इसके अलावा यूएई, ओमान, कंबोडिया, बहरीन, अजरबैजान, इराक, मैक्सिको ने भी कई पाकिस्तानियों को निर्वासित किया। और सबसे बड़ी बात है कि हाल के दिनों में जो जानकारी आई थी वो तो और ही चौंकाने वाली थी। उन लोगों को निर्वासित किया गया है कि वो पाकिस्तान से पहुंचे थे और वहां भीख मांग रहे थे, उन लोगों को भी डिपोर्ट किया गया। तो ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं ये बताती हैं कि पाकिस्तान की स्थिति क्या है। कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, त्यागी साहब। त्यागी साहब, अभी आप सुन रहे थे ताहिर नईम साहब को, वो कह रहे थे कि साहब अच्छा हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बने, वरना अब तक तो ये युद्ध करा देते।
देखिए, मैं आपको बताऊं कि इनकी इकोनॉमी की हालत को यहाँ से समझिए। ये जो हिंदुस्तान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर हिंदुस्तान जो है उनको उकसा रहा है, भाई साहब टीटीपी को कौन उकसा रहा है? भाई साहब अफगानिस्तान को कौन उकसा रहा है? वो टीटीपी जिसने ये कसम खाई है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कि मैं पाकिस्तान की संसद पे शरीयत का झंडा लहराऊंगा, और वो अफगानिस्तान कि जिसके तालिबान को आप अपना कहते थे, अपना कहते कहते थकते नहीं थे, वो अब डूरंड लाइन के पश्तून जो दोनों तरफ है उन्हें इकट्ठा करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे हिंदुस्तान का क्या हाथ है? लिहाजा अगर आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं तो सोच समझ के लगाएं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही सही कही कि आपका कैरेक्टर यहाँ से दिखाई देता है कि आपके लोग मुस्लिम देशों में भीख मांगते हुए 12 देशों से बाहर निकाले गए, या तो ड्रग स्मगलिंग में, या मनी लॉन्ड्रिंग में, या भीख मांगने में, या अपराध करने में। ये आपका कैरेक्टर दिखाता है। और इकोनॉमी को यहाँ से समझिए कि जब टीटीपी ने आपके 17 फौजियों को मार दिया तो उनके सिर काट दिए, तो उनकी कटी हुई बॉडी को ले जाने के लिए आपके पास व्हीकल नहीं थे, वाहन नहीं थे, उन्हें गधे पे लाद के ले गए। आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है। आपकी फौज जो है वो बिस्कुट बेच रही है, डबल रोटी बेच रही है, बिजली सप्लाई कर रही है, यानी कि सब तरह की बिजनेस कर रही है। अब आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान का इससे ज्यादा और फटा बुरा हाल क्या होगा? डॉलर की कीमत को देख लीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज की कीमत को देख लीजिए। और आपने बड़े उससे कहा कि अरे देखो हमने तो मिसाइल बनाई, अरे हमने तो सीपीईसी बनाया। भाई साहब जो मिसाइल बनाई है वो मिसाइल चाइना की मदद से और अभी बनी नहीं है, टेस्ट नहीं हुई है। और आपके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था अमेरिका ने उस पर रोक लगा दी है। और फिर आपने कहा कि साहब हमने तो सीपीईसी बनाया। वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसी का कारण है कि नीलम और झेलम पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगे, जिनकी बिजली बनी, और उसमें लेबर आपकी, जमीन आपकी, मेहनत आपने की, मगर बिजली कहाँ जा रही है? जिंजियांग जा रही है, या पंजाब में कुछ अमीर लोगों को जा रही है। इतनी महंगी है, आम आदमी खरीद नहीं सकता। पीओके के लोग इसीलिए आपके अगेंस्ट हो गए। अब आप उस चीज को जो आपका फेलियर है आप मुझे सक्सेस बता रहे हैं, तो ये तो सफेद झूठ है। ये तो ऐसा हो गया जैसे ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करता। ताहिर साहब संतुष्ट हैं आप? त्यागी साहब जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं, आप संतुष्ट हैं? देखें, बात यह है कि आपने जो कहा कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया से ये आ रहे हैं, तो आप जरा हौसला रखिएगा। आप ये बताएं कि कतर में जासूसी के इल्जाम में जो भारतीय पकड़े गए, वहां से निकाले गए, जो कनाडा में सिख लीडरशिप के मर्डर में वहां कैनेडियन गवर्नमेंट ने साबित करके दिए कि इसमें रा के लोग थे, वो के थे। और फिर जो बांग्लादेश में आपके वो तो गलत साबित हो गया। आप क्यों बोल रहे हैं? वो तो उन्होंने इल्जाम लगाया, खुद उन्होंने अपनी मानी गलती, उन्होंने कहा कि मैंने एविडेंस दी। ये बात ये नहीं सर, नहीं, ये इंटेलिजेंस थी, ये एविडेंस नहीं थी। बांग्लादेश से भाग के हसीना वाजिद आई और वहां फिर अवाम ने उन्हें भगाया। और बांग्लादेश के अंदर जो भारत के लोग मजदूरी करने जाते हैं, अगर इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो लाखों लोग वहां ढाका की गलियों में भीख भी मांगते हैं और वहां मजदूरी भी करते हैं। तो एक दूसरे को ये आईना दिखा के आप क्या करना चाहते हैं? आज आपके यहाँ लोग फुटपाथ पे सोते हैं, इंडिया में टॉयलेट नहीं है, वहां गुर्बत बढ़ रही है। तो ये सिर्फ इंडिया जो आज का है, ये बॉलीवुड का इंडिया नहीं है, ये शाइनिंग इंडिया नहीं है। इसकी 60-70% आबादी जो है वो बुनियादी चीजों से महरूम है। और पाकिस्तान भी एक गरीब मुल्क है, तो इसमें आप गुर्बत से मुकाबला करें। ये आप और वहां पे आइए तो रेडिकल इस्लाम, ताहिर साहब आइए तो सही, तशरीफ लाइए तो सही। ताहिर साहब, उसके ऊपर ताहिर साहब आपने तमाम तरह की बातों का जिक्र तो कर दिया कि 60 से 70% आबादी गुर्बत में जी रही है। ताहिर साहब, अरे ताहिर साहब, आपने इतनी बड़ी बातों का जिक्र कर दिया कि 60 से 70%